हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। आज का एमएसटी सीईटी का जो हमारा टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट, वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बड़ा और लेंथी टॉपिक है स्टूडेंट, इसीलिए आयोनिक इक्विलिब्रियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज के वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि आयोनिक इक्विलिब्रियम के पार्ट फर्स्ट में क्या क्या कंटेंट आज हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, अरेनियस कंसेप्ट, ऑस्टो-डाइल्यूशन लॉ एंड एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपको समझनी है। तो इसमें सबसे पहला आएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी सब्सटेंस हो वो सॉल्यूशन के अंदर या तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट जो स्प्लिट नहीं होते हैं इनटू इट्स आयंस। ओके, कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो स्प्लिट नहीं होता है आयंस में, या फिर वो डिसोशिएट नहीं होता है। ओके, इट डज नॉट, इनका डिसोसिएशन नहीं होता है जब मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता हूँ, बराबर है क्या नहीं। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जनरली इनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जो कि नॉन पोलर भी होते हैं, जैसे शुगर हो गया, बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं। दीज आर स्प्लिट इनटू देयर आयंस, आयंस में डिसोशिएट होते हैं कैटायन एंड एनायन में, जब हम उनको क्या करते हैं वाटर में ऐड करते हैं, मतलब उनका एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है स्टूडेंट, इसमें सॉल्ट आएगा, बराबर है कि नहीं, इसमें एसिड भी आता है। ओके, इसमें बेस भी आएगा, यानी OH, मतलब बेस भी इसमें कंसिडर करते हैं हम। अभी ये किस तरीके से डिसोशिएट होता है उस पर डिपेंड होता है इनका टाइप। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं स्टूडेंट, इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, मतलब 100% इनका आयोनाइजेशन होता है। सारे सॉल्ट और सारे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब मैं बात करूँ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियल डिसोसिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो जितने भी वीक एसिड और वीक बेसिस होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट। होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसे होता है। तो जनरल और स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके हमने बात की है। तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात करते हैं, सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो NaCl जो है, तो NaCl को जब मैं एक्वेस सॉल्यूशन में ऐड करता हूँ तो उसके आयंस मुझे मिलते हैं Na+ एंड Cl-। तो कैटन और एनायन मुझे मिलेगा। अगर मैं सपोज कोई स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करता हूँ या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैं अगर बात करूँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो मैंने H2SO4 ले लिया, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। और डिसोसिएशन होने के बाद H2SO4 जो है तो उसका कुछ भी नहीं बचेगा अभी। ठीक है, डिसोसिएशन होने के बाद H2SO4 रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो सॉल्यूशन में आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। H+ आयंस आपको 6 मोल मिलेंगे, 3 मोल आपने लिया था। तो ये 100% डिसोसिएशन क्या करता है, कंसिडर करता है। सल्फेट आयन 3 ही मोल मिलेंगे आपको, आप यहाँ पर देख पाओगे, बराबर है कि नहीं, क्योंकि सेपरेशन हो जा रहा है उसका। चलिए, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ये आयोनाइजेशन होता है इनका, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आयोनिक जब ये आयोनाइजेशन जब होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। कैसे, जैसे कि ये भी मैंने डाल दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोशिएट हो जाए, लेकिन कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं होगा। ये प्लस में और बी माइनस में, मतलब कैटन और एनायन बनेगा। लेकिन इनका कंप्लीट डिसोशिएशन न होने की वजह से कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये आयंस फिर से उसके जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कन्वर्ट होता है और फिर से इलेक्ट्रोलाइट इसमें कन्वर्ट होने लगता है। तो एक एक समय आता है कि जहाँ पर डिसोशिएशन और एसोसिएशन इक्वल रेट में होने लगता है, एंड सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टूडेंट आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, इसको बोलते हैं हम आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो आयोनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली है क्या, द इक्विलिब्रियम, द डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स आयंस। इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, और आपको तो पता है कि इक्विलिब्रियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो जैसे ही मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होता है 100% डिसोसिएशन होता है, लेकिन जब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या शो करते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन शो करते हैं। तो वो एग्जैक्टली वो डिसोसिएशन होगा कितना, ये अगर हमें मेजर करना है तो इसको मेजर करने के लिए एक फैक्टर हम यूज करते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा का हम सिंबल देते हैं, बराबर है।
तो क्या होता है अल्फा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड और डिसोशिएट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व। हम इसको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, डिसॉल्व होना अलग बात है और डिसोशिएट होना अलग बात है। कंप्लीटली डिसॉल्व भी हो गए तो सारे के सारे डिसोशिएट होंगे, ऐसा नहीं होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिंस देयर आयोनाइजेशन इज कंप्लीट। अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वो लेस देन क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, एज देयर आयोनाइजेशन इज पार्शियल और इनकम्प्लीट। ठीक है, चलिए अभी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का फॉर्मूला तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो, बराबर कि नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, कंसिडर द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH इज 6.0 इंटू 10⁻³ इफ 10 मोल ऑफ NH4OH इज डिजॉल्व। मतलब ये डिजॉल्व दिया आपको, कितने मोल दिया है, 10 मोल। ओके, और उसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻³ तो कितना NH4 प्लस आयन प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो ये हम अल्फा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो डिपेंड होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट का नेचर क्या होता है, पोलर एंड नॉन पोलर होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, उसके साथ साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उसको सेपरेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड रहेगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग है और क्या होता है, वीक होता है स्टूडेंट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी व्हाट वी कैन से, कुछ फैक्टर है सॉल्वेंट का और सोल्यूट का जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कंसिडर कर सकते हैं। और कुछ नेक्स्ट फैक्टर है जो एक्सटर्नल फैक्टर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सेपरेशन बढ़ता है, आयोनाइजेशन बढ़ता है, आयोनिक मोबिलिटी भी बढ़ती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी मैटर करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होता है, ओके, तो वो खासकर अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, डाइल्यूशन करते जाओगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, बराबर कि नहीं। ठीक है, उसके बाद कॉमन आयनिफिट की हम बात करते हैं तो कॉमन आयनिफिट भी क्या करता है, जो आयोनाइजेशन होता है उसको वीक करने का काम करता है। दूसरी एक बात, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन की अगर हम कंसिडरेशन करें, ओके, तो ये आपने समझ लेना है, डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन दो अलग अलग चीज़ें। जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के बाद क्या होगा कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो कम होने लगेगी, बराबर है कि नहीं। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होगा तो डेफिनेटली आयंस कम होते जाएंगे। लेकिन डाइल्यूशन में क्या होता है कि हम सॉल्वेंट उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद हमें देखना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बराबर कि नहीं। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आप देख पाओगे, और आप सभी को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अर्नेस्ट थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन है स्टूडेंट, तो ये मतलब सीटी के लिए ज़्यादा इसका कंसिडरेशन नहीं है, वही कंसेप्ट आपको लेना है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वाला। ओके, चलिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑस्टो डाइल्यूशन लॉ। तो ऑस्टो डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट, ऑस्टो डाइल्यूशन लॉ का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट के इज इक्वल टू वही कि कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा। तो ये ऑस्टो डाइल्यूशन लॉ से एक फॉर्मूला जो है वो बनाना है हमें। ओके, वो फॉर्मूला हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। ओके, दैट इज के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। और जब मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करता हूँ ना, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम होती है। सो 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, मतलब 1 माइनस अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस अल्फा जो होता है तो एग्जैक्टली कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 0 लिखा है लेकिन वो कितना आएगा, 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 कंसिडर करनी है। ओके, नेग्लिजिबल कंसिडर करना है उसको। सो फिर आएगा आपको के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, या फिर अल्फा आएगा रूट ऑफ के अपॉन सी, जहाँ पर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है स्टूडेंट और सी होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
सो ये ऑस्टो डाइल्यूशन लॉ आपको रिलेशनशिप दे रहा है बिटवीन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, अभी हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ पर आप देख पाओगे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, अलग अलग थेरीज हमें डिसाइड करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो जनरली क्लासिकल कंसेप्ट जो आपने स्कूल लेवल में देखा होगा, ठीक है, स्कूल लेवल में आपने स्टडी किया होगा कि किस तरीके से हम इसको मतलब कंसिडर कर सकते हैं, बराबर कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो जो मॉडर्न कंसेप्ट से हमें देखने हैं, अभी जो थेरीज हमें देखनी है एज पर आवर सिलेबस, वो है अरेनियस थेरी, लोरी ब्रॉन्स्टेड थेरी एंड लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, तो अरेनियस थेरी में ना जनरली वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन। लोरी ब्रॉन्स्टेड थेरी जो होती है वो जनरली प्रोटॉन सेंटर्ड है, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन का कंसेप्ट लिया जाता है। और लेविस कंसेप्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर कीजिए। तो हर एक थेरी का ना एक यूएसपी है स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, तो अभी अरेनियस का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट। तो अरेनियस का मानना है कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, या फिर आयोनाइजेशन होने के बाद हमें क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है, भले ही वो कंप्लीटली आयोनाइज हो या फिर पार्शली आयोनाइज हो। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वियस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करेंगे, H+ आयंस प्रोड्यूस करेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, एसिड्स। ओके, और आरएनएस बेस क्या होते हैं, तो आरएनएस बेस जो होते हैं वो उनके एक्वियस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयन। ओके, OH- आयन जो प्रोड्यूस, या फिर हाइड्रोक्सिल आयन भी हम बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो इनको बोलना है आरएनएस। तो आरएनएस का एक ड्रॉबैक भी है, लिमिटेशन भी है कि इट इज़ यूजफुल ओनली इन केस ऑफ, ओके, जब मैं एक्वियस सॉल्यूशन की क्या करता हूँ, बात करता हूँ तो। ठीक है, लेकिन अगर एक्वियस सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है आरएनएस कंसेप्ट से। आरएनएस कंसेप्ट कुछ कंपाउंड है, जैसे कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो गया, कुछ कंपाउंड है जैसे अमोनिया या सोडियम कार्बोनेट हो गया, इनके एसिडिटी बेसिसिटी एक्सप्लेन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये लिमिटेशन है। आरएनएस कंसेप्ट का मेन पार्ट ये है कि एक्वियस सॉल्यूशन में H+ और OH- आयन सॉल्यूशन ने देना चाहिए, वो जो इलेक्ट्रोलाइट उसने देना चाहिए। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट क्या करता है स्टूडेंट की H+ आयन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो उसका क्या मानना है। तो ब्रॉन्स्टेड की जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ब्रॉन्स्टेड में जो एसिड होते हैं या फिर हम बेस की बात करते हैं, तो H+ आयन डोनर्स जो होते हैं, H+ आयन डोनर आर एसिड, और बेस जो होते हैं तो ये क्या करते हैं, H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं। तो जो H+ आयन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं, और जो H+ आयन देते हैं उनको हम बोलते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। ओके, चलिए, अभी लोरी ब्रॉन्स्टेड में बहुत ब्रॉड कंसेप्ट दिया है। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से वाटर भी जो होता है वो लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस और एसिड दोनों का काम करता है। तो देयरफॉर हम ऐसा भी बोलते हैं कि वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ने एक नया एम्फोटेरिक कंसेप्ट भी निकाला था। ठीक है, जो एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, बेस की तरह भी बिहेव करेगा। सो वाटर एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, यहाँ पर हमने ब्रॉन्स्टेड एसिड लिया है और यहाँ पर वाटर को ब्रॉन्स्टेड बेस का काम दिया है। तो यहाँ पर ये एसिड जो है ना, तो उसने प्रोटॉन दे दिया और वाटर ने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ये प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड हो गया, ये क्या हो गया, एसिड, और इसने क्या कर लिया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, बेस। अभी वाटर एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। अभी यहाँ पे हमने क्या लिया है ना, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि ये ब्रॉन्स्टेड बेस है स्टूडेंट, ये क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस, और ये क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है। तो इसने इसको प्रोटॉन दे दिया और ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया, OH- आयन बन गया। ओके, हियर वाटर डोनेट्स प्रोटॉन। ओके, यहाँ पर वाटर ने प्रोटॉन डोनर किया, इसीलिए वो ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। यहाँ पे वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। ठीक है, चलिए, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर को भी हमें कंसिडर करना है स्टूडेंट। तो जनरली क्या होता है ना, जो एसिड होता है तो एसिड ने प्रोटॉन देने के बाद क्या बच जाता है, एक निगेटिव आयन बच जाता है। तो एसिड जो भी है, लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड, प्रोटॉन देने के बाद जो स्पीसीज बचेगा उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट बेस। तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ओके स्टूडेंट, ओके, समझ में आ रहा है ये यहाँ पर। और ये जो है ना, तो ये बेस है
और इसने क्या कर लिया, यहाँ से प्रोटॉन ले लिया और क्या बन गया, NH4+। तो इसको बोलेंगे आप कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर 2 है और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, 1 है। तो याद रखना है, अगर कोई स्पीसीज क्या करती है, प्रोटॉन दे देती है, सपोज एक स्पीसीज है और उसने प्रोटॉन दे दिया, तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ओके, ये एसिड रहता है। ओके, और जब कोई बेस होगा, ओके, तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और जो कुछ बनेगा उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड। तो ये आपको यहाँ पर मतलब याद रखना है। आप देख पाओगे यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर देख पाएंगे, ये एसिड है और उसका ये कॉन्जुगेट बेस है। ओके, ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। ओके, तो यहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, बेस स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ये। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड एंड वीक बेस हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, जैसे कि ये Cl है, ओके, तो ये Cl माइनस जो बेस बना है ना, तो ये एज अ निगेटिव चार्ज या एज अ एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ये हो गया वीक बेस। ये क्या हो गया, वीक बेस, लेकिन ये स्टेबल रहेगा। ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो ये आपको समझना है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस के प्रॉब्लम आएंगे स्टूडेंट। ओके, अभी लिमिटेशन देखते हैं हम ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के। इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक, जैसे कि मैंने बोला ना, कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, ओके, जो एसिड की तरह तो बिहेव करते हैं, लेकिन उसकी उनकी जो बेसिसिटी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता है एसिडिक ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड मतलब सोडियम ऑक्साइड। तो इनके बीच में जो रिएक्शन होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि वो रिएक्शन पे बात ही नहीं करता है। वो बात करता है, लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बात करता है किस पर, प्रोटॉन पर। ओके, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की हम क्या करते हैं, जनरली बात कंसिडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ओवर द अरेनियस कंसेप्ट। तो जो अरेनियस कंसेप्ट और ब्रॉन्स्टेड जो कंसेप्ट है, इसमें ब्रॉन्स्टेड कैसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट इज़ नॉट लिमिटेड फॉर मॉलिक्यूल्स ओनली। ओके, मतलब जो वाटर में डिसोशिएट होते हैं उनके लिए ही नहीं, तो जो वाटर में डिसोशिएट नहीं होते या फिर आउटसाइड दी वाटर हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ओके, इट कैन एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शन इन नॉन एक्वियस मीडियम और इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन आरएनएस में क्या होता है ना, सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। अभी आते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो लेविस कंसेप्ट क्या है एसिड और बेसिस का, उसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं वो लेविस बेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। तो आपने याद रखना है, दो सब्सटेंसेस विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर एक्ट एज अ लेविस एसिड, और जिनकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर डोनेट करने की, ओके, दे आर एक्टिंग एज अ लेविस बेस। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, तो यहाँ पे वाटर ना लेविस बेस का काम कर रहा है। ओके, लेविस बेस का काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, और ये प्रोटॉन जो है ये क्या कर रहा है, मतलब ये जो है लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, लेविस एसिड कंसिडर करूँगा। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ लेविस कंसेप्ट, it is more general out of all the concept and can explain acidic and basic nature of all those substances which could not explain by earlier concept। सारे मतलब वो concept को तो भी explain करता ही, लेकिन बाकी concept से भी वो relate करता है। It can explain the acid base reaction which other concept can't explain। ठीक है, हाँ, लिमिटेशन क्या है, ओके, लेविस कंसेप्ट कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्यूरिंग द एसिड बेस रिएक्शन। हाउएवर, हाँ, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेविस के लिए। लेविस का ये मानना है कि लोन पेयर देने के बाद और लोन पेयर एक्सेप्ट करने के बाद एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, ऑल लेविस बेसिस आर ब्रॉन्स्टेड बेस। सारे लेविस बेसिस क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद ही रखना है। ठीक है, सारे लेविस बेसिस क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं। ठीक है, अब ये पीके वैल्यू ऑफ एसिड वगैरह जो है इसको आपको समझ लेना है स्टूडेंट। देखिए के क्या होता है, के ये एसिड के लिए होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और के भी किसके लिए होता है, बेस के लिए होता है। ओके, आपने याद रखना है कि अल्फा इंक्रीजेस, के ये इंक्रीजेस और पी के ये
डिक्रीजेस, क्योंकि पी के इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के। सो हायर द के वैल्यू, लोअर इज द पी के वैल्यू एंड स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. इट इज अ सिंगल नंबर विथ नो एक्सपोनेंट. ओके, हेंस इजी टू कंपेयर द वैल्यू. हाँ, यहाँ पर ना एक सिंगल नंबर होता है, कोई एक्सपोनेंट नहीं होता है, तो ये भी आपको कंसिडर करना होता है यहाँ पर. ठीक है, सो ये रहेगा पी के वैल्यू. तो याद रखना है, अल्फा इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा, तो पी के क्या होगा, डिक्रीज होगा. ये अगर रिलेशन आप याद रखते हो तो आपके लिए फायदा रहेगा, आप यहाँ पर देख पाओगे. ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं. पी के बी वैल्यू फॉर बेस सेम वही रहेगा. अल्फा अगर बढ़ेगा तो के बी बढ़ेगा. ओके, और के बी बढ़ेगा तो पी के बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये के और के बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट आपके लिए. ओके, आयोनाइजेशन हम वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का कंसिडर करते हैं. वैसे भी वाटर बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन प्योर वाटर का आयोनाइजेशन होता है. ओके, दो तरीके से हम लिख सकते हैं इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन, या सिंपली वन मोल अगर हम लेते हैं तो एच प्लस एन ओ एच माइनस हम कंसिडर करते हैं. इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हम लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकते हैं, एच प्लस ओ एच माइनस एंड H2 हम कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है, चलिए आयोनाइजेशन ऑफ वाटर लिखा है, आयोनिक प्रोडक्ट हमें वाटर का कंसिडर करना है, तो यहाँ पर लिया हमने Kc इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है स्टूडेंट क्या, Kc इज इक्वल टू जो है, मतलब H2 इधर ले लिया. अभी क्या होता है ना, H2 ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो इसको हम बनाते हैं Kw. सो Kw इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, H प्लस एन ओ एच माइनस आयन. ओके, सो Kw इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड एट 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1 इंटू 10⁻⁻14 रहेगा. ठीक है स्टूडेंट, सो ये जो होता है के डब्ल्यू को हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है स्टूडेंट, 1 इंटू 10⁻⁻14. ये मोल स्क्वायर मतलब कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर दिया है. किसी भी कंडीशन में आपने याद रखना है फॉर प्योर वाटर, ओके, एच प्लस आयन ऑलवेज इक्वल टू ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो के डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ, एच प्लस स्क्वायर भी ले सकता हूँ, या फिर के डब्ल्यू इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ, ओ एच माइनस स्क्वायर भी ले सकता हूँ. सो हेंस एच प्लस इज इक्वल टू ओ एच माइनस हमेशा कितना आएगा, 1 इंटू 10⁻⁻7 आएगा. पीएच स्केल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें. अभी हम देखेंगे यहाँ पर पीएच एंड पीओएच स्केल. ओके, क्या देखेंगे, पीएच एंड पीओएच स्केल देखेंगे. ओके, सो पीएच मतलब क्या होता है, पोटेंस या पावर भी हम कह सकते हैं. ओके, सो एसिड के लिए जब मैं पीएच निकालूंगा स्टूडेंट तो वो रहेगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और पीओएच जब मैं निकालूंगा तो वो रहेगा माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू कितना आएगा, 14. तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, हम पीएच की ही ज़्यादातर बात करते हैं. पीएच एग्जैक्टली अगर 7 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इट विल बी न्यूट्रल. ओके, पीएच अगर लेस देन 7 होगा स्टूडेंट तो वो क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, क्योंकि माइनस लॉग लेना पड़ता है हमें. और पीएच ग्रेटर देन अगर क्या होगा, 7 होगा, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, बेसिक. और एक चीज़ आपने नहीं भूलनी है, पीएच प्लस पीओएच हमेशा कितना रहेगा, 14 रहेगा, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे उसको कंसिडर करता हूँ. क्योंकि याद रखो स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन बढ़ेगा और एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. ये पीएच के न्यूमेरिकल है, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं आप यहाँ पर देख सकते हो. ओके, कि पीएच नॉर्मेलिटी, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे नॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट. ठीक है, रैदर देन मोलरिटी. क्योंकि क्या होता है ना, जो पीएच है वो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, बराबर कि नहीं. तो अगर आपको मोलरिटी दी है तो आपको उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, या फिर आप क्या कंसिडर करोगे, बेसिसिटी. सेम आपको बेस के लिए भी ये क्या करना है, यूज़ करना है. ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए दिए हैं स्टूडेंट. आप यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, बराबर कि नहीं. ठीक है, सो आपको आइडिया आ जाएगा. कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.04 नॉर्मल HNO3 एसिड अज्यूमिंग HNO3 इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड. तो अभी हम क्या करते हैं ना, HNO3 को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, H प्लस आयन प्लस क्या मिलेगा, NO3-1. अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 100% आयोनाइज है, मतलब H प्लस आयन भी कितने होंगे, 0.04.
तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10⁻²। अभी मुझे क्या करना है, इसका pH निकालना है। सो pH इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻²। आपको पता है -4 का लॉग क्या होगा, -0.6, और इसका लॉग क्या रहेगा, माइनस लॉग मतलब कितना आएगा, +2 आएगा। सो pH कितना आएगा स्टूडेंट, 1 पॉइंट कितना आएगा, 4 आएगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ऑफ NaOH विच pH वैल्यू इज 11। pH वैल्यू 11 है स्टूडेंट, तो डेफिनेटली pOH वैल्यू कितनी होगी, pOH जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 3। अगर pOH वैल्यू 3 है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये क्या रहेगा, 1 इंटू 10⁻³ अभी ग्राम पर लीटर में निकालनी है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से। तो 40 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻² आएगा। तो 4 इंटू 10⁻² अगर आप लेते हो तो कितना आएगा, 0.04 ग्राम। तो ये होता है स्टूडेंट सॉल्व करने का तरीका, बराबर है कि नहीं। अभी यहाँ पर ना आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, के दिया है इंटू 10⁻⁵। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, सो K इंटू क्या आएगा, C। अभी K आपको कितना दिया है, 1.8, तो इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालिए और फिर बाद में आप क्या निकाल सकते हो, pH निकाल सकते हो। सो ये कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट जो आपको मतलब स्टडी करने हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये जो हमारा फेसलेस वीडियो है, इसमें पार्ट फर्स्ट हमारा एंड हो जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सेकंड जो है उसको कंसिडर करेंगे, सॉल्ट वगैरह जो है उसमें डिस्कस करेंगे। वो आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ MCQs भी क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।